नमस्कार साथियों, आप सभी को स्टैट्स एंड क्लास में मैं तहरीर से स्वागत। आज हम आपको बताते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन। और दोस्तों ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप ये टोटल कर लेते हैं, महा एपिसोड होगा आपका दोस्तों। टोटल 2 मार्क्स के कंटेंट को हमने इसमें दिया है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिए। और ये हमारे धमाकेदार 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देर नहीं करते हुए आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ आप तैयार हो जाइए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको बताते हैं कि विद्युत आवेश क्या है और इसके दो गुण को लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे ऐसे विद्युत आवेश, उसके बाद आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या सुने आप? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। और दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या होता है, आप याद रखना, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, आप याद रखिएगा। सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टेट कूलाम। या ईएसई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम होते हैं। ठीक है। और दोस्तों है क्या, विद्युत आवेश के गुण की बात करते हैं तो विद्युत आवेश के दो गुण होते हैं। एक विद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, मतलब कई से गुण होते हैं और लेकिन हमें दो गुण याद रखेंगे। ठीक है। और विद्युत आवेश क्या होता है? एक अदिश राशि है और इसे साधारण बीजगणित विधि से जोड़ा जाता है। कोई भी अदिश राशि होगा उसे आप साधारण बीजगणित विधि से ही जोड़ते हैं। चलिए हम अपना आगे का सवाल देखते हैं। तो पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे कैपिटल के स्मॉल की सूची करते हैं और इसका ऐसा मात्र कूलाम होता है। ठीक है। फिर बताया कि विद्युत आवेश के दो गुण निम्नलिखित है। पहला आपका दोस्तों विद्युत आवेश संरक्षित होता है और यह एक अदिश राशि है। अब है क्या दोस्तों, चलिए अपने कैमरा को ऑफ कर लेता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी आसानी से बता सकूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन दिए थे। सबसे पहले बात यही आप रखेंगे कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को कौन दिए थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दिए थे। ठीक है। फिर है क्या, इनके अनुसार, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के अनुसार है। ठीक है, विद्युत आवेश को न तो न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब विद्युत आवेश को न ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैंकलिन जी के अनुसार विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आपका है क्या दोस्तों, अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही क्या होता है? संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है। यानी कि विद्युत आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि इसे ना आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है। तो विद्युत आवेश आवेश का संरक्षण से आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रा को लिखिए। तो दोस्तों आप फार्मूला पर डिफिनेशन को लिखना सीखिए। देखिए आयतन घनत्व को रो से सूचित करते हैं और रो वाला फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा भी। डेल्टा भी का मतलब होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। ठीक है। और डेल्टा क्यू का मतलब होता है आवेश दोस्तों। तो किसी चालक के इकाई आयतन में भी, मतलब आयतन हो गया, तो किसी चालक के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। किसी चालक के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। फिर आप लिखेंगे ऐसे कि इसे रो से सूचित किया जाता है, अर्थात रो बराबर डेल्टा क्यू बटा भी। इसका फिर आप लिखेंगे एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, और आयतन का मात्रक मीटर होगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, मीटर प्रति क्यू। तो आपका है क्या कि इसका ऐसे मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यू। क्या पढ़ेंगे? कूलाम प्रति मीटर क्यू। माइनस को प्रति पढ़ा जाएगा। अब है दोस्तों ये सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व। क्या आप याद रखेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व याद रखिएगा। सिग्मा का मतलब रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। अब है दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व कैसे आ जाएगा? तो किसी चालक के इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल में, ठीक है, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश नहीं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो किसी चालक के इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल में, किसी चालक के इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल में
उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसमें सिग्मा सूचित करते हैं और सिग्मा फॉर्मूला था डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एस। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक गुलाम हो गया और एरिया का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ऊपर जाए तो क्या होगा माइनस में, तो गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए, बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश। इसको बोलते हैं लेमडा को रेखीय आवेश घनत्व। क्या रखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व है ये, ठीक है, रेखीय है। अब दोस्तों कॉपी लेकर ही बैठिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से नोट कर सके। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहा जाएगा, किसी चालक के इकाई लंबाई में, किसी चालक के इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से सूचित करते हैं, अर्थात लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एट, और इसका एसआई मात्रक कुलाम प्रति मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक कहता है कुलाम, माइनस को प्रति और एम को मीटर पढ़ते हैं। अब आ गया ये विद्युत द्विरागुण क्या है, इसका एसआई मात्रक को लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे विद्युत द्विरागुण, ऐसे हेडिंग बना लेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से बोर्ड एग्जाम में, और लिखेंगे दो बराबर और विपरीत, मतलब दो बराबर करने मतलब एक दोस्तों प्लस क्यू आवेश और एक क्या है माइनस क्यू है। ये दोनों क्या है, बराबर है लेकिन विपरीत है, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो दो बराबर और विपरीत आवेश के निकाय को, निकाय मतलब कण को, दो बराबर और विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत द्विरागुण कहते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, दो बराबर और विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुवागुण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, अर्थात P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर Q इंटू 2L होता है। अब Q मतलब आवेश का ऐसे मात्रक गुलाम हो गया, और 2 कांस्टेंट राशि है तो इसका मात्रक नहीं होता है। यार किसी भी कांस्टेंट राशि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मात्रक नहीं होता है। तो आवेश का मात्रक गुलाम और लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, यानी कि मात्रक क्या हो गया, गुलाम मीटर। अब आगे देखिए दोस्तों, दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचिए। तो देखिए ये पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव है, दो अगर प्लस क्यू आवेश रहेगा, यहाँ प्लस क्यू डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि दो समान अगर आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देंगे। मतलब यहाँ पर एक आवेश रहेगा, यहाँ पर एक आवेश रहेगा, तो ये जो बल है इस पर लगाएगा तो इधर की तरफ इसकी रेखाएं निकलेगी, ठीक है, और ये जो है इधर की तरफ दिखेगा। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे परिस्थिति में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे विरोधी हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि नोट करके, सबसे पहले तो आप ये पिक्चर बना देंगे, दो ये धन हमेशा बना दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगा, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया और ये अगल बगल निकल रही है। और आप नोट जरूर लिखेंगे, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो असमान एक दूसरे का करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। अब आइए विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। किसी चालक, देखिए यहाँ भी वैसे ही याद रखें, किसी चालक के इकाई आवेश में, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, किसी चालक के इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, इसे आप डॉट में लिख देंगे, ठीक है। इसे ई से सूचित किया जाता है, अर्थात ई बराबर फॉर्मूला आता है एफ बटा क्यू। इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, देखिए तो बल का ऐसा मात्रा क्या हो गया, न्यूटन, फिर आपका दोस्तों प्रति, और क्यू का मात्रा क्या हो गया, कूलाम हो गया, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, न्यूटन प्रति 80 का मतलब कूलाम हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बीमा कैसे निकालें दोस्तों, देखिए तो न्यूटन का बीमा क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है, और कूलाम का बीमा होता है आई टी। पावर -1 है तो आप इसमें पावर -1 लगा लेंगे, ठीक है। अब है क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर एम है तो आप एम को लिखेंगे, और आपका है क्या दोस्तों कि एल है तो एल को लिखेंगे। अब यहाँ टी के पावर -1 है, टी के पावर -2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, टी के पावर -3 हो जाएगा। और आई के पावर -1 है तो आई के पावर -1, आई की जगह आप ए भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इसका बीमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। हालांकि इसका बीमा पूछता है इसलिए मैंने आपको बीमा भी बता दिया। न्यूटन का भी आप याद रखिएगा, एम एल टी के पावर -2 होता है, ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत तीव्रता और विद्युतीय विभव में संबंध को स्थापित करें। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव और दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या सुना आपने कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विद्युत विभव और विद्युत दूरी, और क्या दोस्तों, दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और यह संबंध निम्नलिखित है, अर्थात ई बराबर -डी बटा डी एक्स या डी आर। फिर आप लिख दीजिएगा जहाँ डी वी इक्वल टू क्या है दोस्तों, विद्युत विभव, और डी आर क्या है,
आपकी दूरी है और ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है। आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब है क्या, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो है क्या, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो विद्युत आप क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश के ऐसे लिखिएगा, विद्युत आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत आप हेडिंग बनाइएगा पहले पेपर में, ठीक है। और उसके बाद लिखिएगा विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, एक लाइन क्वेश्चन से क्रिएट करेंगे। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए कोई एक आवेश है, ठीक है, मतलब एक पहलवान जी हैं, इनका जो लगने वाला जो बल है ना, उनका है एफ है, क्या है एफ। और इसमें बहुत सारे अलग अलग आवेश जो है लगाया जा रहा है, अलग अलग आदमी से लड़ने आ रहा है, लेकिन ये सब क्या है, कमजोर है। तो इनका जो सब बल का जो सब लोग बल मिला के लगाएगा, उन सभी के सदिश योगफल के क्या होगा, इनका बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनका बल में ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर एफ बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट वेक्टर Fn। अब आ गया ये, अब है कूलाम नियम को लिखिए। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है या समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग, यहाँ पे आप वर्ग लगा लीजिएगा दोस्तों, सॉरी वर्ग छूट गया है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए मान लीजिए प्लस क्यू है और एक क्या है आपका माइनस क्यू है, ठीक है दोस्तों। या एक Q1 है और एक क्या मान लीजिए एक Q2 है, एक, ठीक है, एक Q1 है, एक क्या है Q2 है। तो ये आपका है क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश है और इनके बीच डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए R है। इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो इस दोनों बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं, क्या पिक्चर बनाने के बाद आप इसको आगे पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2। अब ये दोस्तों कहाँ से आया, तो हमने मान लिया कि दो बिंदु आवेश थे, Q1 और क्या था Q2, लगने वाला बल क्या था, F था। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1। फिर आप लिखेंगे दोस्तों एफ समानुपाती 1/r², इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, 2। ठीक है। अब है क्या दोस्तों, क्या आपको याद रखना है कि देखिए ये एफ, आप इसको ये फ्रॉम लिख लीजिए थोड़ा सा, फ्रॉम 1 एंड 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 से। अब दोस्तों देखिए दोनों में इसमें क्या है, एफ है, दोनों में एफ है और दोनों में समानुपाती का चिन्ह है, तो समानुपाती चिन्ह। अब Q1 और Q2 में अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, Q1 Q2 मिलेगा। तो Q1 इंटू Q2 और बटा में यहाँ पे R² है तो क्या लिखेगा, R²। अब देखिए हमेशा जब भी आप याद रखिएगा, जब भी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और कांस्टेंट राशि, तो बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट राशि क्या लिख दिया गया, के दोस्तों। अगर नियम के अकॉर्डिंग आपको पता है तो लिखेंगे, नहीं तो के लिखेंगे। और फिर यहाँ पर Q1 है तो Q1, Q2 है तो Q2, अब बटा में R² है तो R², बटा में R² है तो R², ठीक है। अब चूंकि दोस्तों ये के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसे क्या पढ़ेंगे, इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ एफ है तो हम लोग एफ लिख दिए, ठीक है। और यहाँ के का मान क्या हो गया, 1/4 पाई, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और Q1 Q2 है तो Q1 Q2, अब बटा में R², तो बटा में R²। और इसे दोस्तों कूलाम बल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ही कूलाम बल कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश या निर्वात में विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब इप्सिलॉन नॉट को आप याद रखिए दोस्तों, क्या क्या कहते हैं, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, तथा या प्रवृत्तांक कहा जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन, याद रखिए दोस्तों, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर छूट गया, ठीक है। प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक और है दोस्तों, इसका मान कितना होता है, तो 8.854 इंटू 10⁻12 या फैराडे प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर भी, ठीक है। 8 पॉइंट, खासकर यही मान आपको मिले जो अभी मैं लिख रहा हूँ, 8.85 गुना 10⁻⁴
-12 फैराड प्रति मीटर। क्या होगा दोस्तों? फैराड एफ एम, ठीक है, फैराडे मीटर, यही आपका रहता जाता, ठीक है। और इस बार 2023 में ऑब्जेक्टिव पूछा था कि इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। आप कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अब है कूलम नियम की सीमा को लिखिए, 2010 में पूछा है। कूलम नियम के आप लिखेंगे निम्नलिखित सीमाएं हैं, ठीक है, अच्छे से ब्लैक पेन से, उसके बाद ब्लू पेन से लिखिएगा। यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है, मतलब 2 बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। यह केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है, ये भी बात है, मतलब एकदम रेस्ट में चार्ज रहेगा तभी सत्य होगा। यह 10 के परमाणु 14 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं होता है। कभी के 10 में 14 नहीं मिलेगा तो वहाँ पर 16 मीटर रहेगा। और देखिए दोस्तों, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता की मात्रक और विमीय सूत्र को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अभी पूछा ना मुक्त आकाश विद्युतशीलता, अभी आपने देखा था, ठीक है। तो देखिए मुक्त आकाश विद्युतशीलता कैसे मतलब क्या होता है, फराडे प्रति मीटर होता है, या क्या होता है प्रति न्यूटन, या क्या होगा दोस्तों याद रखिएगा, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, या फराडे प्रति मीटर होता है, क्या होता है फराड प्रति मीटर होता है। और विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, विमीय सूत्र ब्रैकेट में लिख देंगे, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है। अब आगे देखिए, अब है क्वेश्चन विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक और बीमा को लिखें। दोस्तों टोटल ये 2000 मैंने 9 से लेकर 2023 तक लिए हैं। या दूसरा, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का क्या समझते हैं, या किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, ये सारा अभी क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटा सा प्यारा सा इमेज बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक बंद पृष्ठ हो गया, इस बंद पृष्ठ के लिए आपका एक छोटा सा निकला हुआ है अल्पांश, ये आपका क्षेत्रफल है ds, और ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ds क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को याद रखेंगे आप, समूह के दोस्तों क्या सामर्थ्य को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। और वे इसे फाई ई से स्वीकार करते हैं दोस्तों, फाई ई लगा लीजिए, ठीक है, फाई स्वीकार करते हैं। और फाई बराबर दोस्तों ई डेल्टा एस या ई डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। फाई ई बराबर ई डॉट डी एस या ई डी ए कॉस थीटा होता है दोस्तों। ये देखिए कॉस थीटा ही जब हटता है ना तो क्या होता है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। और साइन थीटा हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। और विद्युत फ्लक्स कैसे मतलब क्या आता है, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, क्या आता है, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। आप ऐसे भी सजा के लिख सकते हैं, जल्दी से याद करने के लिए, न्यूटन मीटर क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बीमा क्या होता है, एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होता है। या इसका और अन्य मात्रा क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा वोल्ट मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर, ये ऑब्जेक्टिव में कवर पूछा है। अब आगे आइए आप, अब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या है, इसके दो गुण को लिखिए। तो किसी कुंडली के चारों तरफ काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के दो गुण निम्नलिखित है, ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश कर समाप्त हो जाती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। मान लीजिए यदि काट देती है तो कटान बिंदु पर उनकी दिशा 2 हो जाएगी, जो कि असंभव है। इसमें कुछ नहीं दोस्तों। विद्युत विभव को परिभाषित करें, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को विभव कहते हैं। मान लीजिए इकाई आप आवेश ले लिए थे प्लस क्यू, और इसको आप अनंत से जो है किसी बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है उसी को विभव कहते हैं। और विभव को भी से भी करते हैं, तब भी बराबर क्या होता है, W/Q। इसका एसआई मात्रक दोस्तों क्या होगा, एसआई मात्रक जरूर याद रखिएगा क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, और आवेश का मात्रक कूलम, और ऊपर चल जाए तो क्या होगा, जूल प्रति कूलम होता है। या याद रखिएगा, या दोस्तों वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट। अब आगे देखिए दोस्तों, धारा घनत्व क्या है, 2023 में पूछा था। अब दोस्तों किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में जो प्रवाहित धारा है ना उसी को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सुई कहता है। अतः अतः आप लिखेंगे अतः ऐसे, ठीक है, अतः जे बराबर I/A। पहले तो आप धारा घनत्व हेडिंग बना देंगे, उसके बाद लिखेंगे। इसका ऐसे मतलब क्या होगा, देखिए धारा का मतलब एम्पियर और ये प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है इसका ऐसे मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या में एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति माइनस को प्रति, एम को मीटर फिर स्क्वायर होता है। अब आगे देखिए दोस्तों,
अब है स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, जीवन उपयोग में बताइए। तो देखिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। वो क्षेत्र जो विद्युत से वंचित होता है, क्या सुना आपने? आप जरूर पेन से लिखिएगा। वह क्षेत्र जो विद्युत से वंचित होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। वह क्षेत्र जो विद्युत से वंचित होता है, वंचित मतलब जहाँ विद्युत नहीं पहुँच सकती है, उसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। अब जीवन उपयोगी क्या बताएंगे। मान लीजिए कि बरसात में या तूफान में, बरसात में तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, मतलब चमकने रहता है, तो उसमें खुले मैदान की अपेक्षा कार में या बस के अंदर ही रहिएगा तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कार या बस का जो आवरण होता है वो कहता है वैद्युत परीक्षण प्रदान करता है। ठीक है, उस पर बिजली गिरने की कम संभावना होती है, लेकिन खुली जगहों में बिजली जो है आसानी से गिर जाती है, जैसे चेवर चंचल में आप देखे होंगे गिर जाती है। अब है विद्युत अनुनाद क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब चालक की निश्चित आवृत्ति पर धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है, जब चालक की निश्चित आवृत्ति पर धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। जब चालक की निश्चित आवृत्ति पर क्या होगा, धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है। पहले दो लाइन, जब चालक की निश्चित आवृत्ति पर धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है तो परिपथ का जो प्रतिबद्ध होता है, परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रतिबाधा जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। परिपथ का जो प्रतिबाधा है प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तो इस घटना को ही विद्युत अनुनाद कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध या प्रतिबाधा का जो इकाई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पर प्रतिबाधा होगा, आकार लगा लीजिए। ठीक है, प्रतिबाधा। तो क्या सुना कि किस चालक की निश्चित आवृत्ति पर धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है, तो जो प्रतिबाधा है ना प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तो इसी को विद्युत अनुनाद कहते हैं। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम, और ओम का सिंबल ऐसे होता है। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो जो बह रहे धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। अब है परावैद्युत की शक्ति और आपेक्षिक प्रवर्तन क्या है। तो सबसे पहले आप परावैद्युत की शक्ति हेडिंग बना देंगे और लिखेंगे कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और जब इसे विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अपने गुण को बनाए रखता है, तो इसी को परावैद्युत की शक्ति कहते हैं। मतलब कुचालक पदार्थ है और उसी को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा तो कुचालक पदार्थ कोई फर्क पड़ेगा, कौन फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पावर है ना कुचालक पदार्थ की, इसी को परावैद्युत की शक्ति कहते हैं। अब है अपेक्षिक परावर्तांक या अपेक्षिक परावैद्युत या प्रवर्तांक किसे कहा जाएगा। तो विद्युतशीलता और निर्वातशीलता के अनुपात को अपेक्षिक परावर्तांक कहते हैं, और इसे इप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, अर्थात इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे, इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, निर्वात या हवा की जो परावैद्यता होती है या विद्युतशीलता होती है वो कितना होती है, तो 1 होती है, और पानी का कितना होता है, तो 80 होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे गए हैं। और कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट देते हैं। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। ठीक है, परावैद्युत की शक्ति कितनी है, सामर्थ्य का मतलब शक्ति होता है। तो आप याद रखें दोस्तों, कितना होता है, देखिए यहाँ पे आंसर दिया है कि 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। मतलब परावैद्युत पदार्थ का मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होती है। फिर निर्वात के लिए परावैद्युत का मान कितना होता है, निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है, एप्सिलॉन का मान देखिए 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कि हवा में एप्सिलॉन का मान कितना होता है दोस्तों, तो हवा में क्या होता है, 1 होता है। फिर क्या, विद्युत क्षेत्र के लिए आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो जो बल होता है वो क्या होता है, क्यू होता है। देखिए बल क्या होता है, ई बराबर, मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, ए बटा क्यू। तो पूछ रहा है कि लगने वाला बल क्या होगा आवेश पर, तो हम बल निकालेंगे तो बटा में एफ है, तो एफ में एक से गुना एफ मिलेगा, अब बराबर में क्यू से गुना करते क्या मिलेगा, क्यू। क्यू में इसे करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्यू हो जाएगा। फिर विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक है, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। फिर आपका है क्या कि संबंध की बराबर एरी, मतलब इसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण पूछेगा तो दोस्तों याद रखिएगा कि मूल आवेश के परिणाम, मूल आवेश के दोस्तों परिमाण, मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन के परिणाम के गुणनफल को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, और इसका मान दशमलव में नहीं होता है, दशमलव नहीं होता है, यही संभव नहीं है दशमलव वाला, ये आंसर हो जाएगा। अब है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होता है। दोस्तों है कि देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिश गतिशील आवेशित का जो मार्ग होता है ना, वो रैखिक होता है, कहता है सरल रैखिक होता है, और यहाँ थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है, थीटा का मान 0 होता है। और देखिए, नीला और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, नीला रंग का और पीला रंग का प्रतिरोध कितना होगा, इसके लिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक सारणी यहाँ है दिया है, उस सारणी आप याद रखे। देखिए नीला और पीला रंग पूछ रहा है, देखिए नीला यहाँ पर दिया है, नीला रंग कितना होता है, 6 होता है, और पीला रंग कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। अब इसमें ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों,
बीबी रॉय, बीबी रॉय, जीबी, बस इतना काफ़ी है दोस्तों, बस इसी में आपका पेपर में लग जाएगा। तो देखिए बी का मतलब यहाँ पर है ब्लैक, फिर बी मतलब ब्राउन, फिर आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन और बी मतलब ब्लू। ठीक है, तो ब्लू का दोस्तों देखिए अब स्टार्ट करेंगे जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6। तो ब्लू कितना नंबर पर है? 6 नंबर पर है। अब आइए अब यहाँ पे जो अपने सवाल हैं, अपने सवाल पाते हैं। यहाँ पूछ रहा है नीला रंग का कैसा होगा, नीला रंग मतलब ब्लू का कैसा होता है? तो 6 होता है, ये दोस्तों गलत दिया है। ठीक है, क्या होता है? 6 होता है, क्योंकि मैंने टिक क्या होता है, बी बी रॉय, जी बी। ठीक है, आप बी मतलब ब्लैक है, और इस बी मतलब ब्राउन है, आर मतलब रेड है, ओ मतलब ऑरेंज है, वाई मतलब पीला है, जी मतलब ग्रीन है, और दोस्तों ये क्या है? ब्लू है। तो ये है 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ब्लू का कितना है? 6 नंबर पर। तो आंसर क्या होगा? 6। फिर येलो कितना है? तो 4 दोस्तों, 6। तो नीला रंग का कलर कोड क्या होगा? 6 होगा, और पीला रंग का दोस्तों 4 होगा। आप एनसीईआरटी में भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, नीला का देखिए, नीला कितना है? 6 है, और पीला का कितना है? 4 है। एक करेक्ट उत्तर आपको दिया जाएगा दोस्तों। देखिए अब विभव मापी के दो उपयोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, है क्या? सबसे पहले विभव मापी सुनिए। तो विभव मापी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या सुनिए आप? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परिपथ में विभवांतर को मापता है, जो परिपथ में विभवांतर को मापता है। अब इसका उपयोग लिखिएगा कि इसका उपयोग, दो उपयोग निम्नलिखित है। जैसे पहले का उपयोग का है, तो विभव मापी के मदद से सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युतवाहक बल। इसको ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करता है, मतलब एगो विद्युतवाहक बल, एगो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब धारितीय प्रतिघात क्या है? धारितीय प्रतिघात किसे कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, किसी संधारित्र में, मतलब कैपेसिटर जो होता है, ठीक है, कैपेसिटर, आप कैपेसिटर सर्च किए दोस्तों, हर एक मतलब डिवाइस में कैपेसिटर लगा रहते हैं। तो किसी संधारित्र द्वारा परिपथ में धारा के प्रवाह के विपरीत आरोपित प्रभावी अवरोध जो होता है, प्रभावी जो अवरोध जो होगा, जो रुकावट होगा, उसी को धारितीय प्रतिघात जो है कहते हैं। और इसे जो है दोस्तों एक्सिस से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एक्सिस से सूचित करते हैं। ठीक है, एक्सिस सूचित किया जाता है। तो आइए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि जब किसी एसी परिपथ में एक कुंडली लगी होती है, एक कुंडली, एक परिपथ संधारित्र लगा होता है, एक परिपथ संधारित्र लगा होता है, तो उसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है उसे धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। और धारितीय प्रतिघात को एक्सिस से सूचित करते हैं, अर्थात एक्स सी बराबर कहता है 1/ओमेगा c या सी ओमेगा होता है। और दोस्तों धारितीय प्रतिघात कैसे मतलब क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब दोस्तों है कि कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए जब वोल्टेज अधिक होता है तो कोई उपकरण चलाने के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो हमें कम वोल्टेज करने का आवश्यकता पड़ेगा। तो आपका है क्या कि उपकरण में अतिरिक्त धारा को रोकने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाएगा। जिस प्रतिरोध का उपयोग करते हैं उसी कारण प्रतिरोध करते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका है कि जब वोल्टेज में क्या होता है कि जब अधिक वोल्टेज हो जाता है तो इस वोल्टेज की कम करने की ज़रूरत होती है। और इस वोल्टेज को, और उपकरण में क्या होता है कि धारा को रोकने के लिए, अब वोल्टेज कब कब होगा? जब धारा को हम लोग रोकेंगे। तो धारा को रोकने के लिए जिस प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं ना, जो बड़े धारा का प्रतिरोध करते हैं, तो देखिए जब वोल्टेज अधिक होता है तो वोल्टेज को कम करने के लिए आपका है क्या, वोल्टेज कम करने की आवश्यकता पड़ती है तथा धारा को रोकने के लिए जिस प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं उसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। और कार्बन प्रतिरोध जो है इसमें रंगीन पट्टियाँ होती है। कहते हैं रंगीन पट्टियाँ होती है, जैसे लाल होता है, चांदनी जैसा होता है, पीला होता है, बैंगनी, भूरा रंग, ये सब हो जो है होता है। ये सब कलर जो है आपको मैंने टिक में बताया, याद कर लीजिएगा। ये जो है सार्थक अंक है दोस्तों, और यह है सार्थकता। तो वर्हीन का कितना होता है प्रतिशत? तो 20, चांदी का 10 और सुनहरा का 5, बाकी का नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। और देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है तो उस समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये ऐसे आपको मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, प्रतिरोध, यही जो है आपका दोस्तों प्रतिरोधों का जो है समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन है। यहाँ वोल्टेज लग जाएगा अब। ठीक है,
अब यहाँ पे इसमें करंट जाएगी आई, ये प्रतिरोध आपका R1 हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा और ये आपका R3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया। देखिए तो इसमें क्या है, एक दूसरे को पैरेलल जोड़ा गया, समानांतर जोड़े गए हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और श्रेणी क्रम दोस्तों ऐसे सीधे ही जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे एकदम सीधे ही जो है बहुत सारे जुड़ते हैं, मतलब सरल रेखा में जुड़ जाएगा तो उसे श्रेणी क्रम कहेंगे। अब है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो ये हमने आपको पहले भी बताया। ठीक है, धारा घनत्व वाली कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे स्वीकृत था जे बराबर I/A होता है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सा राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। अब है किरचॉफ के नियम को लिखिए दोस्तों, तो आप लिखेंगे किरचॉफ के नियम जो है निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, धारा, प्रतिरोध और विद्युत बल के संबंध में किरचॉफ जी दो नियम का प्रतिपादन किए। पहला नियम है संधि का नियम, दूसरा है बंद पास का नियम। संधि का नियम कहता है, संधि के नियम के अनुसार कुल धाराओं का विनिमय योग क्या होता है, शून्य होता है। कुल धाराओं का विनिमय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। आप लिखेंगे सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। अब लूप या बंद पास का नियम, तो लूप या बंद पास के नियम के अनुसार धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत बल के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा EMF। देखिए इसी पर बोलेंगे, तो धारा आई मतलब क्या हो गया, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत बल के गुणनफल के बराबर होता है। अब जो है संधारित्र किसे कहते हैं, 2021 में पूछा है, AVVI है दोस्तों। तो किसी चालक के आवेश, दोस्तों ये फॉर्मूला से रखिए, देखिए किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र कहा जाता है। इसे C से सूचित करते हैं, अर्थात C बराबर Q बटा V। मतलब फॉर्मूला याद रखिए, सिंबल पता होगा आसानी से बन जाएगा। तो किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र कहते हैं या संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C स्वीकृत करते हैं, 80 वर्ग Q बटा V। इसका ऐसा ही मात्रक, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ऊपर जाकर कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसका ऐसे ही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और इसको दोस्तों फैराड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड भी कहते हैं, क्या रखिएगा। तो आपका इसका ऐसे मतलब क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट, या क्या दोस्तों, फैराड है। क्या है, फैराड है। एफ का मतलब फैराड है। अब देखिए दोस्तों, एक फैराड किसे कहा जाएगा, ये भी सवाल में आ जाएगा। अगर आप क्या लिखिएगा, कि आप लिखिएगा कि जब किसी चालक में एक कूलाम और एक वोल्टेज के, किसी चालक में एक कूलाम और एक वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं, एक फैराडे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंबल की बात करते हैं, तो ये होता है संधारित्र का सिंबल। और क्या है दोस्तों, कि परिवर्तित धारिता या संधारित्र का सिंबल क्या होता है, मतलब जो बदलता हुआ है। इसमें ऐसे एरो लगा देंगे, देखिए मतलब ऐसे नॉर्मली रहेगा, तो ये सिर्फ संधारित्र हुआ। अब इसमें ऐसे लगा दीजिए तो ये क्या हो गया, परिवर्तित संधारित्र का सिंबल हो जाएगा। अब है संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो संधारित्र धारिता जो है निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करती है। जैसे क्या है दोस्तों, दो बातों पर है क्या, चालक के पृष्ठतल पर और माध्यम की प्रकृति पर। अब है एक क्वेश्चन आता है कि सी धारिता के संधारित्र को विभव आश्रित करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि सी धारिता के संधारित्र को विभव आश्रित किया जाता है तो हमें आवेशों की स्थिति ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या लिखिए, तो आवेशों की स्थिति ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात ई बराबर, इसे ई स्वीकार करते हैं और ई बराबर क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। आप ऐसे लिखिएगा, सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव का आवेशित किया जाता है तो आवेशों की स्थिति ऊर्जा प्राप्त होती है। करिए यहाँ पर इसको काटकर आवेशों की स्थिति ऊर्जा प्राप्त होती है, आवेशों की स्थिति प्राप्त होती है और इसे ई स्वीकार करते हैं और ई बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। अब है दोस्तों कि दो संधारित्रों को C1 और C2 है, तो पार्श्वक्रम श्रेणी में दर्शाइए। तो देखिए पार्श्वक्रम में क्या होगा दोस्तों, तो पार्श्वक्रम में सबसे पहले बात करते हैं तो एक दूसरे के समानांतर दर्शाया जाएगा। तो ये हो गया, देखिए ऊपर नीचे लगाइएगा ना, तो क्या हो गया, पार्श्वक्रम हो गया। ठीक है, देखो C1 है, वो क्या है, C2 है, तो ये है आपका पार्श्वक्रम। ठीक है, ये है पार्श्वक्रम। और श्रेणी क्रम जो एक दूसरा रेखा में रहेगा, तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। अब है दोस्तों समांतर प्लेट धारिता, एक दूसरे प्लेट, समांतर प्लेट में दूसरे प्लेट क्या काम है, तो समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य है धारिता को बढ़ाना। क्या करना, धारिता को बढ़ाना है। धारिता को क्या करना है दोस्तों, बढ़ाना है। ठीक है, धारिता को बढ़ाना है, याद रखिएगा। और ये धारिता तब बढ़ती है जब आवेश को दिया जाता है। धारिता कब बढ़ेगी, जब आवेश को दिया जाएगा। अब प्रेरणिक प्रतिघात क्या है दोस्तों, है क्या, प्रेरकत्व द्वारा आरोपित परिपथ धारा में
धारा प्रवाह के आरोपित प्रवाही अवरोध को प्रेरणिक प्रतिघात या प्रति प्रतिघात कहा जाता है। इसे एक्सेल से स्वीकारते हैं, इससे बराबर ओमेगा इंटू एल, इसका ऐसे मतलब कहता है ओमेगा। अब देखिए हमारे तरीका सुनिएगा, ये बहुत ईजी हम बताएंगे। एसी परिपथ मतलब अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है, एसी परिपथ में, क्योंकि एसी चैप्टर का ही है, ठीक है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में या एसी परिपथ में क्या होता है कि जब कुंडली लगी होती है, जब क्या लगा होता है, कुंडली लगी होती है, जब क्या होता है, कुंडली लगी होती है, तो इस कुंडली में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, उत्पन्न प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है, ठीक है, या सौप्रेकत्व की प्रतिघात कहते हैं, और इसे एक्स एल से स्वीकार करते हैं, अर्थात एक्स एल बराबर ओमेगा इंटू एल, और इसका ऐसे मात्रा कम होता है। आप ऐसे लिखिएगा, फिर सुनिए, एसी परिपथ में जब कुंडली लगी होती है तो इस कुंडली में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, इसे एक्सएल से सूचित करते हैं, अर्थात एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, और इसका ऐसे मात्रक ओम होता है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और देखिए लेंज का नियम को लिखिए और समझावें, या लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पोषण करता है, ये आप व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत वीवीआई कई बार पूछा है। देखिए लेंज के नियम के अनुसार दोस्तों किसी चालक में प्रवाहित धारा उसी कारक का विरोध करती है जिस कारक को स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे आप इसमें तो फन टर्म में समझ सकते हैं। मान के चलिए, देखिए क्या होता है कि मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। लेंज मतलब जिसके कारण उत्पन्न हुआ है ना, मतलब जिसके कारण वो फेमस हुई है उसी का वो विरोध करती है, ठीक है। जैसे मान के चल लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, और एक लड़का है। अब देखिए जब ये पास जाता है तो इसके ये बहुत खुश रहती है, और फिर उसके बाद कहती है नहीं जाओ अब जाओ, और फिर जैसे ही लड़का दूर जाने लगता है तो फिर ये पास बुलाती है, तो फिर इसके बाद थोड़ा ज़्यादा इसका मन बढ़ जाता है तो फिर इसको दूर भेजने लगती है। यही घटना इसमें भी है। तो देखिए इसमें लेंज एक प्रयोग किए, इसमें एक चुंबक लिए और एक कुंडली लिए। तो पहली बार चुंबक को न कुंडली के पास लेके गए तो कुंडलिया में धारा बह गया, कुंडली में धारा बह गया। लेकिन फिर जैसे कुंडली में धारा बह गया तो कुंडलिया का पोल बदल गया, कुंडली पोल बदल गया। अब पोलवा बदल गया तो चुंबकों का दूर जा, चुंबक को प्रतिकर्षित करने लगता है। अब फिर जैसे दूर जाता है चुंबकवा तो कुंडलिया में धारा की कमी हो जाती है, तब फिर से कहता है पास आ जा, तो फिर से ये अपना कुंडली का जो पोल है ये बदल लेता है, फिर चुंबक को आकर्षित करता है। अब फिर जैसे इसमें धारा बढ़ने लगती है तो फिर से दूर भेजने लगता है। ये क्रिया जो बार बार चलती रहती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पोषण जो है करता है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप देखकर लिख लीजिए। अब दोस्तों लॉरेंज बल क्या है, ये 2020 और 22 दोनों में पूछा है। तो विद्युतीय और चुंबकीय बल के योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युतीय और चुंबकीय बल के योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों विद्युतीय बल का सिंबल क्या है आपका Fe, और चुंबकीय बल का Fm, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इंटू ई होता है, और चुंबकीय बल का क्या होता है Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, कहते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का ले लिया जाए, देखिए F है तो F, और ये विद्युतीय बल क्या लिखा गया QE लिखा गया, और चुंबकीय बल क्या लिखा गया Q इंटू वी क्रॉस बी लिखा गया। तो ये भी आपके ऑप्शन में डायरेक्ट छाप कर मिल जाता है, या कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा, देखिए दोनों में Q है तो Q हो गया, Q को कॉमन कर लीजिए और क्या मिलेगा E है तो E, ठीक है दोस्तों। अब प्लस क्या है जी दोस्तों भी क्रॉस क्या है जी बी, ठीक है। तो ऐसे भी आपको मिल सकता है फार्मूला आपको। अब है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखे। तो आप लिखेंगे दोस्तों स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में लिखित अंतर है, पहले जगह स्व प्रेरण, फिर क्या है दोस्तों अन्योन्य प्रेरण। देखिए दोस्तों किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। क्या सुना कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा, किसी कुंडली में बहने वाली धारा, किसी कुंडली में जो बहने वाली क्या है धारा है, तो उसके मान में परिवर्तन हो रहा है, उसके मान में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, तो उसी कुंडली में क्या होगा कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित क्या होता है धारा उत्पन्न होती है, तो इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जबकि किसी कुंडली में बढ़ने वाली धारा के मान में परिवर्तन रखे दूसरे कुंडली में भी धारा उत्पन्न होती है। देखिए अगर क्या होता है कि किसी कुंडली में धारा बह रही है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसी कुंडली में, तो वो स्वप्रेरण कहा जाएगा। अब दूसरा का कुंडली में होगा ना प्रेरित धारा उत्पन्न, तो उसे क्या कहा जाएगा अन्योन्य प्रेरण कहेंगे, बस सिंपल ही बात है। अब देखिए स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है जबकि अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती है। स्वप्रेरण में मुख्य धारा का मान प्रभावित करता है, सीधे क्या होता है मुख्य धारा का मान प्रभावित करता है, और इसमें मुख्य धारा मान प्रभावित नहीं करता है दोस्तों।
फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं और अनवयन प्रेरण से संबंधित गुणांक को अनवयन प्रेरण गुणांक कहते हैं। आप कोई भी दो या अंतर लिख दीजिएगा। अब विभव माप के दो उपयोग बताइए। विभव मापी को दोस्तों पोटेशियम मीटर भी कहते हैं। यह एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परिपथ में दो बिंदु बीच का अंतर को मापता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने में, सेलों के विद्युतवाहक बल को ज्ञात करने में, तुलना भी करने में, ज्ञात करने में, आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में और अज्ञात प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करने में और दो प्रतिरोधों को भी तुलना करने में होता है। अब विद्युत शक्ति क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी करते हैं अर्थात पी बराबर फॉर्मूला था W/T। इसका ऐसे मात्रक क्या होगा दोस्तों? तो W मतलब कार्य मतलब जूल और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या पढ़ेंगे? जूल माइनस को प्रति और इसको सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड होता है। यह क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। क्या होता है? वाट। वाट का सिंबल भी क्या होगा? W होगा। यह किलो वाट, यह मेगावाट होता है, यह जेम्स वाट होता है, यह HP होता है और एक HP का मान होता है 746 वाट होता है। अब प्रतिरोधकता और विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे प्रतिरोधकता और लिखेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा, प्रतिरोध किसी चालक के प्रतिरोध और क्षेत्रफल के गुणनफल तथा लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहा जाता है। अर्थात इसे रो से स्वीकार करते हैं और रो बराबर होता है RA/L और इसका ऐसे मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या दोस्तों? ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ओम मीटर होता है। अब विद्युतीय चालकता, तो देखिए दोस्तों, जब भी 1/समथिंग रहता है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। तो देखिए ये रो को क्या बताया हमने हमें अभी आपको? रो मतलब प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहते हैं। क्या सुनिए? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहते हैं। इसे के से सूचित किया जाता है अर्थात के बराबर 1/रो। इसका ऐसे मतलब क्या होता है? तो पर ओम क्या होता है? पर मीटर होता है। पर ओम पर मीटर होता है। अब दोस्तों बायो सावर्ट का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के धारा के जया कोण के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र धारा के अल्पांश लंबाई के और जया कोण के समानुपाती होता है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डिवीजन अनुपाती आई, डिवीजन DL, डिवीजन R², डिवीजन साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये डीबी सभी में आप इसको 1 2 3 4 मान लीजिएगा। तो डीबी सभी में तो डीबी लिखिएगा, समानुपाती लिखिएगा, IDL साइन थीटा, तो आइडियल साइन थीटा लिखा गया। यहाँ बटा में R² तो बटा में R²। समानुपाती चिन्ह हटता है, यहाँ जो कॉन्स्टेंट आता है वो कहता है μ0/4 और μ0/4 का मान क्या आता है? तो 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर का, हेनरी प्रति मीटर। दोस्तों आइए डायग्राम में बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? इसकी शर्त को बताइए। देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एकदम सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब मान के चलिए, सबसे पहले बात है कि प्रकाश पूर्ण परिवर्तन के लिए प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। देखिए, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश सघन विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम ही लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त की बात करते हैं कि प्रकाश सबसे पहला सघन माध्यम से प्रकाश को विरल माध्यम में जाना पड़ेगा। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण जो मान है वो क्रांति कोण से बना होना चाहिए। अब है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता किस स्थिति में सबसे अधिक होता है? तो है कि जब सूक्ष्मदर्शी बना प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर मतलब कितना? 25 सेंटीमीटर पर होता है। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी में कितना कहते हैं? 25 सेंटीमीटर होता है, तो उसी को अधिकतम आवर्धन क्षमता कहा जाता है। और आवर्धन क्षमता का महत्तम मान कितना होता है? तो 1+D/F होता है। क्या दोस्तों? 1+D/F, जहाँ D क्या होगा? न्यूनतम दूरी, इसका मान क्या होगा? 25 सेंटीमीटर दोस्तों क्या होगा? और F क्या है? फोकस दूरी। आप जहाँ लिखिए F फोकस दूरी। अब देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या अंतर है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता क्या होता है दोस्तों? इसे मी से करते हैं और मी बराबर कहता है CV/m। अब निर्वात में प्रकाश कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक
दो माध्यमों के अपवर्तनांक अनुपात को, डायरेक्ट सुनिए, हमारा बात सुनिए, जल्दी से याद रहेगा। दो माध्यमों के अपवर्तनांक अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं और इसे n/1 से, दोस्तों क्या सुना, n/1 से करते हैं, अर्थात n/1 बराबर क्या होता है, तो n1/n2 होता है। अब आगे दोस्तों, उगते हुए सूरज का रंग लाल क्यों होता है। देखिए जो भी लिखा हो आप मेरे तरीके सुनिए। देखिए दोस्तों, जब सूर्य उगते हैं, जब है क्या, आप लिखेंगे कि उगते हुए सूरज का रंग लाल होता है, क्योंकि यह सूर्योदय और सूर्यास्त समय आकाश का रंग क्या होता है, लाल होता है, क्योंकि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य और प्रेक्षक के जो बीच की दूरी होती है, प्रेक्षक मतलब इंसान के बीच की दूरी होती है, वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या लिखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और प्रेक्षक के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात तो फैलता कम है और बहुत दूरी तक चलता है या दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्योदय के समय भी हमें लाल रंग दिखाई देती है। अब है दोस्तों, क्रांति कोण को परिभाषित करें। तो सघन माध्यम में आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। इसे आईसू से सूची करते हैं, अर्थात आईसी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक होता है, जहाँ म्यू मतलब अपवर्तनांक है। क्या है, म्यू मतलब अपवर्तनांक है, आईसी मतलब क्रांति कोण है। अब है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोग बताइए। तो ऑप्टिकल फाइबर आपका है क्या, प्रकाशीय एक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना तीव्रता के हानि किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है और यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पे काम करता है। फिर इसके दो उपयोग क्या है, ऑप्टिकल फाइबर चिकित्सा जांच में करता है, फिर प्रकाश को एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजता है। अब है आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित है, अर्थात एम बराबर I/O या आपको मिलेगा V/U। अब है आवर्धन क्षमता। अब है दोस्तों, तब प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से करते हैं दोस्तों, किससे कहते हैं, कैपिटल एम से। अब है तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो दो तरंगों के बीच की दूरी को तरंगाग्र कहते हैं। इसे लेमडा सूची करते हैं, मतलब लेमडा दोस्तों ऐसे लिखा जाए, ठीक है, इसे लेमडा सूची कहता है। अर्थात लेमडा कैसे, और लेमडा पर क्या होता है दोस्तों, लेमडा, ठीक है, इसका ऐसे मतलब क्या दोस्तों, मीटर होता है। इसका व्यक्त किस में करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम कैसे लिखा जाएगा, A/0, इसको में एंगस्ट्रॉम। और तरंगाग्र कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, गोलीय, बेलनाकार और समतल। अब दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण अभिवृत्ति बताइए। जब समान आवृत्ति और समान आवृत्ति और दो प्रकाश एक दूसरे से आरोपित होती हैं तो आपका है क्या दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब समान आवृत्ति और समान आयाम के, आपका कला लिखा गया दोस्तों, समान आयाम के, आयाम या कला दोनों, समान आवृत्ति और समान आयाम के दो प्रकाश आरोपित होती हैं, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जबकि जब प्रकाश की किरणें किसी रोधी किनारों से या किसी अवरोधी किनारों से मुड़कर चली जाती है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। और देखिए, व्यतिकरण में फ्रिंज की समय सीमेंट की चौड़ाई समान चाहे असमान हो सकता है, लेकिन विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई समान क्या होते हैं, एक जैसी पटिया जो है चौड़ाई होती ही नहीं है। व्यतिकरण में जो है दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, जबकि विवर्तन में जो है पैटर्न तीव्रता जो है भिन्नता होती है। अब देखिए, ये जो आपका आप याद कर भी सकते नहीं कर सकते हैं, डिफिनीशन ये बहुत आसान है, याद कर लीजिएगा। और दूसरा याद रखिएगा, व्यतिकरण में क्या बोलते हैं, व्यतिकरण की घटना में आपकी तीव्रता क्या है कि ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है, लेकिन इसमें आपका तीव्रता ज़्यादा कम नहीं होती है। अब देखिए, वन विक्षेपण की क्षमता और कोणीय वन विक्षेपण की परिभाषा करें। पहले बात करते हैं वन विक्षेपण क्षमता। देखिए दोस्तों, तो आपका है क्या कि कोणीय वन विक्षेपण और माध्यम के विचलन के अनुपात को वन विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं, अर्थात ओमेगा बराबर कोणीय थीटा बटा लेमडा वाई या डेल्टा वाई, ठीक है, जहाँ कोणीय वन विक्षेपण का है थीटा और मध्य विचलन बराबर डेल्टा वाई है। और वन विक्षेपण कहते हैं जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 रंग बढ़ जाती है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, वन विक्षेपण कहा जाता है। या क्या बोलते हैं दोस्तों, वन विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे आपने वन विक्षेपण क्षमता समझ ही गया, या कोणीय वन विक्षेपण कहा जाता है। और ये आपका हो गया
याद रखिएगा कि लाल रंग का जो है, यहाँ देखिए लाल रंग सबसे ऊपर है और नीला जो बैगनी रंग है वो सबसे क्या है, नीचा है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। अब अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से करते हैं, अर्थात म्यू बराबर C0/V, जहाँ C0 है निर्वात प्रकाश चाल। इसका मान कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अभी आपने पढ़ा। और भी क्या है? तो प्रकाश की चाल है। अब है बूस्टर जी का नियम क्या है? तो बूस्टर जी के नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक स्पर्शज्या के कोण के बराबर होता है, अर्थात μ = tan IP होता है, जहां μ = अपवर्तनांक, tan क्या है? स्पर्शज्या के कोण, और IP आपका कोण है। अब दोस्तों पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोग बताइए। तो एक ऐसी व्यवस्था है या एक लेप है जो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। पोलराइड का दो उपयोग निम्नलिखित है। जैसे क्या चश्मों में होता है, फिर आपका है क्या दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में होता है, रेलगाड़ी के जहाज में होता है, हवाई जहाज में होता है। ये सब आप लिख सकते हैं, 3-4 हो जाएगा। रंगीन विपथन को कम कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो है क्या, दो प्रिज्मों को विपरीत दिशा में रखकर रंगीन विपथन को कम किया जाता है। जैसे आप ऐसे पिक्चर जो है बना देंगे, उसके बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब है खतरे के संकेत लाल रंग का उपयोग करते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है, अर्थात लाल रंग फैलता कम है। लाल रंग बहुत दूर तक जाता है और फैलता कम है, और दूर से ही लाल रंग दिखाई देता है, इसलिए खतरे का संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। क्या सुना? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और जो प्रकीर्णन है कम होता है, अर्थात लाल रंग बहुत दूर तक जाता है और फैलता कम है और दूर से हमें दिखाई देता है, इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखे बिंदु लेंस से प्रतिबिंब के दिखाने के लिए आरेख दीजिए, मतलब फोकस दूरी के 3 गुनी दूरी पर रखिए। अब देखिए दोस्तों, ये फोकस हो गया, उसके बाद TF, उसके बाद क्या दोस्तों, मान लीजिए ये CH है B, ठीक है। देखिए तो जब वस्तु को आप लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अब है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखें। जब बारिश के बूंदों पर 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में दोस्तों यहाँ पर सॉरी 1 बार परावर्तन होगा, यहाँ पर क्या होगा? 1 बार। जब बारिश के बूंदों पर 2 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो इस घटना से क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो बैगनी रंग है वो आपकी आंख पर कितना कोण बनाएगा? 48 डिग्री 8 मिनट का, और लाल रंग जो है 42 डिग्री 8 मिनट का। और द्वितीय इंद्रधनुष, जब बारिश के बूंदों पर 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर हो जाएगा और बैगनी बाहर हो जाएगा, अपोजिट। बैगनी कितना कोण बनाएगा? तो 54 डिग्री 92 मिनट, और जो लाल रंग है वो कितना बनेगा? 50 डिग्री 8 मिनट बनाता है। याद रखिएगा, द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष का अपेक्षा हल्का थोड़ा धुंधला होता है। अब पूरक रंग दोस्तों, तो लाल हरा नीला को मतलब GRB को प्राथमिक रंग कहते हैं। GRB ग्रीन रेड ब्लू को प्राथमिक रंग कहा जाता है, और पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग जो है कहते हैं। अब देखिए समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो प्रकाश की तीव्रता जो है इसमें अधिक होनी चाहिए। दूसरा, प्रकाश के व्यतिकरण जो पथांतर है वो λ/2 से -λ/2 होना चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन के लिए प्रतिबिंब आरेख जो है खींचे। ये आपके पास आसानी से पिक्चर है, आप बना देंगे, आपको 2 मार्क्स जो है आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये दोनों उत्तल लेंस है, ये जो बड़का चुका है ये वो छोटा लेंस है। ये जो बड़ा है इसका नाम है अभिदृश्यक लेंस, यहाँ भी लिख दीजिएगा अभिदृश्यक लेंस पिक्चर के पास, ठीक है, अभिदृश्यक। और यहाँ क्या लिख दीजिएगा? नेत्रिका लेंस, ताकि वो 2 मार्क्स आसानी से मिल जाए। दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो बना बहुत मतलब क्या बोलते हैं, वक्त लगता है। और दोस्तों अभी तक मेरा मुंह जो है दुख चुका है, इसलिए थोड़ा फास्टली करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फोटोसेल क्या है। तो फोटोसेल दोस्तों एक प्रकार की युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। फोटोसेल का उपयोग जो है नेत्र यंत्र में किया जाता है, ठीक है, मतलब नेत्र में किया जाता है। फिर आपका है क्या, चोर घंटी में करते हैं। फिर फोटोसेल का उपयोग सिनेमा घर में भी
किया जाता है। तो ये सब काट काट के लिखिएगा, ठीक है, जो मैं से बोल रहा हूँ। फोटोसेल का उपयोग जननेत्र यंत्र में करते हैं, फिर क्या होता है चोर घंटी में करते हैं, फिर आप यह लिखिएगा दोस्तों, फोटोसेल का उपयोग सिनेमा ध्वनि में करते हैं। बस हो गया। अब है कार्यफलन क्या है, या किसी धातु के कार्यफलन को परिभाषित करें। तो है कि देखिए, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन की मात्रा बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा हमें खर्च करते हैं, व्यय मतलब खर्च करते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई जीरो स्वीकार करते हैं, अर्थात फाई जीरो बराबर सीजियम का, जैसे एग्जाम्पल में सीजियम का कार्यफलन कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कार्यफलन का मात्रा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर दोस्तों प्रकाश वर्ष किसे कहा जाएगा, तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे एक वाला एल वाई स्वीकार करते हैं, अर्थात एक एल वाई बराबर लिखेंगे, एक एल वाई बराबर कितना होता है, तो अब ये ऑब्जेक्टिव भी आया था इस बार, 9.46 गुना 10 के पावर दोस्तों 15 मीटर होता है। अब किलोमीटर में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 9.46 इंटू 10 की पावर, किलोमीटर में कहेगा था 3 को हट जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। इस बार यही ऑप्शन में 2023 में एग्जाम में था, ठीक है। और इसके पहले पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये कई बार ये मात्रक है, उसके मान है, आप याद कर लेंगे दोस्तों। अब है एक्स किरण के उपयोग को लिखिए। तो एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी में होता है। पहला उपयोग लिखिएगा, एक्स किरण का उपयोग निम्नलिखित है, चिकित्सा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी में। अब है परमाणु की बोरमंडल की सीमाएं क्या है, इसकी दो कमियों को लिखें। तो सबसे पहली बात है, यह परमाणु के इलेक्ट्रॉन के वितरण में कोई जानकारी नहीं देता, मतलब इलेक्ट्रॉन का कैसे बढ़ रहा है ये जानकारी नहीं देता है। और लिखिए इलेक्ट्रॉन के वितरण की जानकारी नहीं मिलती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वितरण की जानकारी नहीं मिलता है, शॉर्ट। फिर है क्या, स्पेक्ट्रल, ठीक है, स्पेक्ट्रल रेखाओं की अपेक्षित तीव्रता के विषय में जानकारी नहीं देता है, मतलब स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी नहीं मिलती, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम की जानकारी नहीं मिलती है, शॉर्ट में। फिर है क्या, मॉडल जटिल परमाणु के बारे में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के परमाणु के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा सकता है, मतलब बस जटिल परमाणु के मॉडल को नहीं समझाता है, जटिल परमाणु के मॉडल को नहीं समझाता है। यह मॉडल तरंग की व्याख्या कोई सूचक नहीं देता, मतलब तरंग का व्याख्या नहीं करता, डायरेक्ट लिखे तरंग की व्याख्या नहीं करता है। क्या लिखेगा, इलेक्ट्रॉन के वितरण की जानकारी नहीं मिलती है, फिर क्या स्पेक्ट्रम जानकारी मिलता है, जटिल परमाणु के मॉडल जानकारी नहीं मिलता है, और फिर क्या कि आपका तरंग मॉडल की जानकारी नहीं मिलती है, तरंग संख्या की जानकारी नहीं मिलती है। फिर क्या कैथोड किरणों क्या है, दोस्तों है कि कैथोड किरणें बहुत ही इलेक्ट्रॉन से तेजग्रामी प्रवाह होती है, जो सभी तत्वों में विद्यमान होती है। अब ये कैसे होती है, ऋणावेशित होती है। कैसे होती है दोस्तों, ऋणावेशित होती है, और इसकी मात्रा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात इसका मान कितना आता है, 1.6×10⁻19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 × 10⁻31 kg होती है। लेजर किरण के गुण उपयोग, तो लेजर किरण एक वर्णीय होता है, अति कला संबंध होती है, और ये अति दिशात्मक, एक ही डायरेक्शन में लेजर किरण क्या जाती है, पारिएगा एकदम रेड एकदम दूर जाता है। अब भाई इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हीरे के छिद्र करने में, और क्या दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी नाभिक के, किसी दोस्तों नाभिक, यहाँ अलग लीजिएगा, नाभिक के कणों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा ईस्वी कहते हैं, अर्थात डेल्टा इक्वल टू कहता है mc² होता है। मुंह तो दोस्तों पूरा दुख चुका। अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे और आप इस क्वेश्चनों का लिखने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि शीतलक नियंत्रक छड़ के उपयोग बताइए। ठीक है दोस्तों, शीतलक, क्या सुना आपने, शीतलक और नियंत्रक छड़ का उपयोग बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं शीतलक का। तो शीतलक का उपयोग जो है न्यूट्रॉन की शीतलक जो है ये नाभिकीय विघटन ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्या करता है, ऊष्मा को, नाभिकीय में रिएक्टर में ऊष्मा को अवशोषित करता है। शीतलक क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित, दोस्तों कॉपी लेकर लिख लीजिए, ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित है, ठीक है, अवशोषित करता है। ठीक है, दूसरी बात आप और क्या रखेंगे दोस्तों, और शीतलक में किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर दोस्तों भारी जल का उपयोग करते हैं। शीतलक में किसका उपयोग करते हैं, भारी जल का उपयोग किया,
जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग नियंत्रक क्षार के बारे में। तो नियंत्रक क्षार का जो है उपयोग जो है कहाँ करते हैं, तो देखिए नियंत्रक क्षार को समझ लेते हैं। आप नियंत्रक क्षार हेडिंग डाल दीजिएगा। नियंत्रक क्षार का जो उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने में, किसको, न्यूट्रॉन को ये नियंत्रित करता है। नियंत्रक क्षार जो है ये न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है। क्या लिखिएगा, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है। नियंत्रक क्षार न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है। और न्यूट्रॉन नियंत्रित किसका उपयोग करते हैं, तो कैंडियम के क्षार का या बोरान के क्षार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप मंदक का भी इस्तेमाल करेंगे कि मंदक का उपयोग जो है किस में करते हैं। तो मंदक का काम क्या है, तो मंदक ये भी न्यूट्रॉन की तीव्र गति को मंद करता है। मंदक न्यूट्रॉन की तीव्र गति को, देखिए ये न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है और ये क्या करता है, मंद करता है। ये न्यूट्रॉन को मंदक मंद करता है, तीव्र गति को मंद करता है। और मंदक के रूप में क्या उपयोग करते हैं, तो जल का दोस्तों, और क्या दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेफाइट का। मंदक में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का। ये दोस्तों खासकर ऑब्जेक्टिव आता है। और शीतलक में याद रखिएगा दोस्तों, शीतलक का ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया था भारी जल का। किसका, भारी जल का, हवा का, CO2 का इत्यादि। अब आप अलग दूसरा क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों कि नाभिकों से, आप लोग लिखे दोस्तों, नाभिकों से अल्फा बीटा कण के उत्सर्जन के तत्वों से उपस्थिति में आवर्त तालिका कैसे बदलती है, लिखें। देखिए दोस्तों, जब नाभिक अल्फा कण निकलते हैं तब तत्वों का सारणिक परमाणु संख्या 2 स्थान से द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, हीलियम की बात करें तो 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तो देखिए जब अल्फा कण निकलेगा ना, यहाँ से अल्फा कण जब निकलेगा, अल्फा कण जब निकलता है ना, इसे लिखेगा, जब अल्फा कण निकलता है तो आपका है क्या दोस्तों, हीलियम परमाणु से 2 परमाणु संख्या और 4 द्रव्यमान संख्या जो है कम हो जाते हैं। और बीटा कण जब निकलता है दोस्तों, बीटा कण निकलता है तो आवर्त सारणिक परमाणु संख्या का स्थान पर बढ़ जाता है और परंतु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। और जब बीटा निकलेगा ना, बीटा कण, देखिए तो वहाँ पर क्या होगा कि आवर्त परमाणु संख्या बढ़ जाएगा। देखिए जेड मतलब होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोस्तों नो चेंज, ये बदलेगा नहीं। ये बीटा में हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फा किरण के गुण की बात करते हैं कि अल्फा किरण के गुण को लिखिए। अल्फा किरण की गुण को लिखें। तो आप अल्फा किरण गुण को याद रखिएगा। अल्फा किरण जो है, सबसे पहली बात, ये हीलियम नाभिक की बनी होती है। अल्फा किरण हीलियम नाभिक की होती है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, आगे लिखिएगा, 2 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। बात करते हैं, ये फोटोग्राफी प्लेट पर डालती है। ये किरण प्रभाव जो है फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती है। ये किरण कहती है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी वेदन क्षमता कम होती है। इसका वेदन क्षमता क्या होता है, कम होता है। वेदन क्षमता का मतलब, वेदन मतलब हेल करने की क्षमता क्या है, कम होती है। लेकिन आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा है। अल्फा किरण का आयनीकरण क्षमता लिखिएगा, आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप लिखिएगा बीटा किरण, बीटा किरण भी VVI होता है, ठीक है। तो बीटा ये क्या कहती है, ऋण आवेशित किरण है। कैसे है, ऋण आवेशित है, ठीक है, आवेशित ऋण आवेशित जो है ये किरण है, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखिएगा दोस्तों, ये विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबक से विक्षेपित हो जाती है। बीटा किरण विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में कहते हैं विक्षेपित हो जाती है, लिख लीजिए। फिर आपका है क्या दोस्तों, ये भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। बस 3 गुण काफ़ी है। और गामा किरण में एक फैक्ट याद रखिएगा, गामा ऐसे लिख दे, ठीक है ना। गामा किरण का संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा होता है और ये दोस्तों है ना, इसकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है और इस पर आवेश रहित होता है। ये क्या होता है, आवेश से रहित होता है, क्योंकि इस पर विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं करता है। गामा किरण पर विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, आप याद रखेंगे। अब है दोस्तों कि बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं, आप लिखिए दोस्तों, बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखिएगा, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन के नाभिक, बोर के अनुसार क्या लिखिएगा, बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन के नाभिक होते हैं, वो नाभिक होते हैं वृत्तीय कक्षा में घूमता है और इस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के विकिरण उत्पन्न नहीं करते हैं और इसे ही कक्षाओं की अस्थायी कक्षा कहा जाता है। क्या लिखना है आपको कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है और घूमते समय इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करता है, विकिरण उत्पन्न
नहीं करता है, जिसे अस्थायी कक्षा कहते हैं। पाषाण श्रेणी क्या है? क्या है पाषाण श्रेणी? क्या है दोस्तों? है क्या कि पाषाण श्रेणी किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के उच्च कक्षा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसे पाषाण श्रेणी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है उच्च कक्षा से हाई से लो में जाता है उसे पाषाण श्रेणी कहते हैं। और पाषाण श्रेणी के में जो है एन का मान जो है क्या होता है 4 3 6 4 5 6 होता है। क्या होता है 4 5 6 होता है। और पाषाण श्रेणी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के औरक क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। कहाँ प्राप्त होता है? औरक क्षेत्र में। इसके अलावा याद रखेंगे कार्बन डेटिंग क्या है? ये 2023 में पूछा था। कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन डेटिंग दोस्तों देखिए जीवाश्मों की आयु पता करने की एक विधि है। जीवाश्मों की आयु पता करने की एक विधि है। इसमें कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 14 का उपयोग करता है। और इससे पता चलता है कि कोई जीवाश्म कितना साल का पुराना हो गया है। जैसे कि हड़प्पा की खुदाई की गई तो अनेकों जीवाश्म हमें मिले हैं। जैसे एक जीवाश्म का नाम दिया गया है RH37। आप उदाहरण में लिख सकते हैं RH37। क्या लिखेगा? कार्बन डेटिंग जो है इसे जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। इसमें कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। और हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उसमें RH37 नाम का एक कंकाल को नाम दिया गया है। अब आपके पास है पीएन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपका है क्या परिचित एक चित्र बनाइए। ठीक है, ये आपके घर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लिख लीजिए, घर का क्वेश्चन आपके लिए है। फिर इसके बाद है कि नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहते हैं। क्या सुना? शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, और इन्हें तात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है। अब देखिए अपद्रव्य अर्धचालक, आप हेडिंग बना दीजिए अपद्रव्य अर्धचालक। तो जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाएगा तो उसी को अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाएगा और इसे अर्धचालक भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है एन टाइप और पी टाइप में अंतर बताइए। एन टाइप और पी टाइप में अंतर बताइए। दोस्तों एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जबकि पी टाइप के अर्धचालक में होल का प्रवाह होता है। ठीक है, एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का, जबकि पी टाइप में होल का प्रवाह होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, पी टाइप में होल ज़्यादा होता है। एन टाइप में होल कम होता है, पी टाइप में होल ज़्यादा होता है। एन टाइप पंचसंयोजी होता है। ठीक है, पंचसंयोजी। और पी टाइप त्रिसंयोजी होता है। ये आप अंतर लिख सकते हैं। फिर दोस्तों है क्या एलईडी क्या है? ये पूछ देता है कभी, एलईडी आपसे पूछेगा। तो एलईडी क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म लिखिएगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड का मतलब जिसमें दो लगा हो ऐसे पैर। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप डिवाइस देखेंगे तो है क्या? तो लाइट इमिटिंग डायोड। तो पढ़ लिखेंगे कि एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है और यह एक प्रकार का पीएन संधि है। क्या है? पीएन संधि होता है। क्या होता है दोस्तों? पीएन संधि होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं एलईडी का उपयोग? तो दोस्तों बल्ब के रूप में किया जाता है और ये ऊर्जा कम खाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप बोल सकते हैं बहुत कम ऊर्जा खाता है और ज़्यादातर इसका उपयोग म्यूजिक सिस्टम में, कैलकुलेटर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। अब है ट्रांजिस्टर धाराएं के लिए अल्फा बीटा पैरामीटर के संबंध स्थापित करें। या ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा में पैरामीटर क्या है, इससे क्या संबंधित है? तो देखिए यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक, बेस और ग्राहक की धाराएं क्रमशः आई बी और IC हो। आई का मतलब इमीटर है, बी मतलब बेस है और सी मतलब कलेक्टर है। ठीक है, कलेक्ट करने वाला है। ठीक है, बी इमीटर मतलब उत्सर्जक, बेस मतलब आधार और कलेक्टर मतलब दोस्तों संग्राहक है या ग्राही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये जो संबंध होता है वो कुछ नहीं होता दोस्तों। ये जो IE होता है वो आपका IB प्लस IC के बराबर होता है। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? डायरेक्टली सुन लीजिए, ये संबंध कितना निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप लिखा जाएगा कि संग्राहक का आधार की धारा और संग्राहक की धारा का योगफल जो है उत्सर्जक प्लेट की धारा के बराबर होता है। ठीक है, फिर अल्फा का मान 1 से कम होता है और बीटा का मान 1 से ज़्यादा होता है। अब पूरे संबंध को मैं आपको बताऊं तो पूरा संबंध इतना लिखने के बाद क्या लिखिएगा? तो देखिए लिखिएगा अल्फा बराबर बीटा बटा बीटा प्लस 1, जहाँ अल्फा का मान क्या होगा?
तो 1 से कम, अल्फ़ा का मान 1 से कम और बीटा का मान क्या होगा 1 से ज़्यादा, बस हो गया। अब क्या है दोस्तों कि दशामिक पद्धति और द्विआधारी पद्धति में क्या अंतर है। तो दशामिक पद्धति सुनिए, तो दोस्तों है क्या कि 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे दशामिक पद्धति कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे दशमिक पद्धति है। द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर, तो इसमें बाइनरी नंबर में 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, उसे बाइनरी नंबर कहा जाता है। कि जैसे 25 का द्विआधारी संख्या क्या होगा, तो 25 का द्विआधारी संख्या क्या होगा, ये दोस्तों बहुत वीवीआई है 25 का। तो इसे 2 से भाग दीजिए तो क्या आएगा 12, फिर आप 2 से भाग दीजिए तो क्या आएगा 6, फिर आप 2 से भाग दीजिए तो क्या आएगा 3। अब ये कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। फिर 2 से लीजिए तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास डिजिट क्या मिले हैं, तो इधर के देखिए जहाँ पे आपको कट जाता है, तो यहाँ पर जहाँ भी आपके पास देखिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पर क्या मिला आपका 1 एक 1 कट जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या मिला है 0, 3 दूना 6 कट गया है, फिर 0 जहाँ कट गया 3 दूना 6 और फिर यहाँ पे क्या है 3 दूना 6। तो यहाँ पे इसका होता है क्या है 1 1 0 0 1 का होल ट्वाइस, ये इसका बाइनरी नंबर होता है। फिर आप याद रखें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है दोस्तों, अब आप ये घर से आप क्लियर करेंगे, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। इस एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है। फिर इसके बाद है डोपिंग क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद है क्या कि गेट की पहचान करें, तो गेट आपको एकदम मैं पूरा एकदम करते तरीका से गेट का एक स्पेशल वीडियो डाला हूँ, आप प्ले लिस्ट में वीडियो में जाइए और आपको ये ढूंढने के लिए मिल जाएगा, या मैं आपको इसी के प्ले लिस्ट में आपको इसको मैं ज़रूर डाल दूँगा गेट वाले क्वेश्चन, ठीक है। गेट के और अर्धचालक के क्वेश्चन जो है एक स्पेशल वाला वीडियो में आपको मैं डाल दूंगा। फिर मॉड्यूलेशन का भी इसमें डाल दूंगा, मतलब 2-3 पॉइंट को डालूंगा, 2 मार्क्स आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और छोटा वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो में एकदम क्लीन धमाकेदार हो जाएगा। ये महामैराथन क्लास था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और जितना मैं भी समझा रहा था वो सारे वीडियो को मैं अभी आपको फिर से मतलब दूंगा, जो मैं आपको लिख कर नहीं बताया हूँ उसको अच्छे से लिख कर दूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। प्लीज़ जय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।